फर्स्ट ईयर तक बहुत कुछ हम उम्मीदें लेके आते हैं, बट फाइनल ईयर तक आते आते बहुत टेंशन होती है। जॉब्स में अप्लाई करते हैं, मिलती नहीं है। आप पहले तो बहुत क्लियर कर लो अपने अंदर ही कि मुझे करना क्या है। मुझे लिटिगेशन में जाना है, या तो कॉर्पोरेट लॉ में, या मुझे जुडिशरी में जाना है। अचानक से ये नहीं सोचोगे कि मैं राम जेठमलानी बन जाऊंगा या मैं हरीश साल्वे बन जाऊंगा। बट आपको लगता है एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के स्ट्रगल्स नो इन डाउट, कंपैरिजन नो थोड़े डाउट, ज्यादा होते हैं? यस, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट कि थोड़े ज्यादा होते हैं। अगर आपके यहाँ एक ऑलरेडी फादर लॉयर है तो आपको ऑफिस का खुद का सेटअप मिल जाएगा। अब एक नया बिगनर है, अब वो बेचारा ऑफिस कहाँ से ले ले। नेपोटिज्म भी चलता है लॉ के फील्ड में। तो ये जो हमारा लॉ प्रोफेशन है, इट्स अ नॉलेज बेस्ड प्रोफेशन। तो आप सोचो कि पापा के नाम पर एक केस मिल जाए, दो मिल जाए, तीसरा पापा के नाम पे केस नहीं मिलेगा। एक एडवोकेट कितने पैसे कमा लेता है? फॉर अ लॉयर देयर इज नो लिमिट। ये जो एनएलयू का हाइप है बहुत ज्यादा, तो बाकी जो लॉ कर रहे हैं, क्या उनका लॉ करना बेकार है क्योंकि वो एनएलयू से नहीं कर रहे? देखो, हर एक इंसान की एक ड्रीम होता है कि यार मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं अच्छे कॉलेज से ही करूँ, एनएलयू से करूँ, पर ऐसा नहीं है। पर फर्क कोई नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट द सेम बैंड हेयर। फिर कहीं जगह इंटर्नशिप में होता है कि थोड़ा स्लेवरी टाइप काम करवा लेते हैं कि ऑफिस खोलना, ऑफिस बंद करना। हाँ, आपके सीनियर कहते हैं जी झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, वो गलत है, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ बिल्कुल। ये लेकिन आप कोर्ट का कोई भी काम ये मत बोलो छोटा या बड़ा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गांधी टॉक्स। आज हमारे साथ है एक ऐसे शख्सियत जो कि लॉ के मैदान में अपना सक्सेसफुल करियर बना चुके हैं। ही इज बेसिकली अ मैट्रिमोनियल एडवोकेट और मैं मनिका गांधी आपके साथ एक आई ओपनर कॉन्वर्सेशन लेके आई हूँ। आई वेलकम मिस्टर संदीप वर्मा। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? आई एम वेरी गुड। आप कैसे हैं मिनका जी? बस सर ठीक है। सर हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आप कैसे इस फील्ड में आए, लॉ के फील्ड में? क्योंकि जब एक बच्चा लॉ के फील्ड में आता है तो बहुत कुछ सोच समझ के आता है कि मतलब मैं तो वकील बनूंगा, और बहुत जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देखती हूँ, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्यों लॉ करना चाहते हो, तो उनके दो आंसर्स होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। एक कि मैं बहस करने में बहुत अच्छा हूँ, तो मम्मी ने बोला लॉ कर लो, वकील बन जाओ। हाँ। और दूसरा कि सूट्स देख के आजकल बच्चे बड़े कन्विंस्ड है। सूट्स एक प्रोग्राम है, इंटरनेशनल प्रोग्राम है, उसको देख के बहुत इन नेटफ्लिक्स पे है सर, उसको देख के बच्चे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है कि हाँ मैं तो एडवोकेट बनूंगा। और सारी वकालत कहाँ तक चलती है? जब ट्रैफिक पुलिस वाले के आगे आते हैं वहां तक हमारी सारी वकालत चलती है। देखिए, हाँ जी। मेरी जो जर्नी है लॉ की, एक्चुअली माय ब्रदर इज आल्सो एन एडवोकेट। उनका 2000 का एनरोलमेंट है, तो उनको देख के कहीं ना कहीं मैं उनसे इंस्पायर था कि भाई लॉ करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स मैंने उनकी कोर्ट में देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इस तरह से आर्ग्यू करना बिफोर द जज और कोर्ट के अंदर। तो मैं उस चीज़ से बहुत इन्फ्लुएंस हो गया, तो मैंने सोचा मैं बनूंगा तो मैं लॉयर ही, और बोलने में भी मुझे लगता है कि मैं अच्छा था। तो आई डिसाइडेड कि मेरे को करना तो लॉ ही है। फिर उसके बाद आफ्टर 12 आई डिड माई लॉ फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। 2006 और 12 का बैच था मेरा, सॉरी। अब आप कहोगे 12 क्यों, तो 6 साल हो गए, क्योंकि एक साल मेरा उसमें ईयर बैक लग गया था। और मैं उस टाइम पे बहुत परेशान हो गया था कि यार ईयर बैक लग गई, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। साल खराब हो जाना आपका, एक साल मतलब कभी ऐसा थ्रू आउट लाइक फ्रॉम बिगनिंग टू 12th कभी ईयर बैक वाली बात सिचुएशन कभी देखी नहीं। इतना मैं मतलब पढ़ाई में ठीक ठाक ही था, पर वो जो ईयर बैक लगा ना, वट इज टू बी हैपन फॉर अ गुड। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उस ईयर बैक से ना मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। वो मेरा सेकंड ईयर में ईयर बैक लग गया था बिकॉज मेरी अटेंडेंस शॉर्ट थी वगैरह था, एंड जामिया इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट अटेंडेंस। तो अब एक साल मेरे पास ना तो मैं रेगुलर कॉलेज ज्वाइन कर सकता था, तो उस एक साल में मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड गोइंग टू कोर्ट। आई ज्वाइन माई ब्रदर, और मैं अपने भाई के साथ जाके सारा कुछ कोर्ट में देखता था कि क्या चल रहा है, कैसे चलता है, कैसे प्रैक्टिस होती है, सारी चीजें कैसे होती हैं। तो उस चीज से मैंने बहुत कुछ सीखा उस एक साल में, और काफी चीजें सीखने को मिली कि जो वो एक साल मेरा खराब हुआ था, एक्चुअली उस एक साल ने ही मेरी आगे की लाइफ बना दी। एंड आई वाज वेरी क्लियर कि अब मुझे चीजें कैसे करनी है और क्या करनी है। उसके बाद मैं थर्ड ईयर में आया, आई अगेन लाइक ज्वाइंड रेगुलर कॉलेज। मैं चीजों को समझने लग गया क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल एक साल देख लिया था कोर्ट में क्या होता है और कैसे होता है। तो चीजों की जो थ्योरेटिकल नॉलेज थी वो मेरे को प्रैक्टिकली भी आती थी, अब मैं थ्योरेटिकल भी समझता था। दोनों तरीके से मैं चीजों को समझने लग गया जी। इस एक साल के बाद मैंने अपने खुद के क्लाइंट बनाने शुरू कर दिए। अच्छा। और काफी सारे क्लाइंट्स तो मुझे यही सोचते थे दैट आई एम अ लॉयर,
पर मैं उनको खुद भी नहीं बताता दैट आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम अ लॉ स्टूडेंट ओनली। मैं गाइड उनको खुद कर देता था, काफी सारी चीजें खुद बता देता था। जब बात आती थी कि जी आज तो केस फाइल करना है या डेट पे जाना है, तो मैं अपने भाई को बोलता था कि भाई अब आप जाके अटेंड करके हो, बिकॉज आई कैन नॉट गो। क्लाइंट मेरे से पूछता था कि संदीप जी यू आर वेयर आर यू, आप कोर्ट में क्यों नहीं है? मैं उनको कहता था यार आई एम इन कोर्ट, आई एम इन हाई कोर्ट एंड व्हाटएवर, मेरी डेट यहाँ है, मेरी डेट वहाँ है। एक्चुअली मैं होता था अपने क्लासरूम के अंदर। अच्छा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी मेरी जर्नी है लॉ की, राइट। और मुझे मजा आता था। मेरा कॉलेज जैसे ही खत्म होता था 1:30 बजे, तो 1:30 बजे के बाद आई यूज टू गो टू कोर्ट। मैं सीधा कॉलेज से कोर्ट जाता था। फिर कुछ क्लाइंट्स होते थे और भाई की तो प्रैक्टिस चली रही थी, तो उनके केसेस को देखना, एग्जामिन करना, तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था और मुझे बहुत मजा आने लग गया था इन सब चीजों में। फिर बेसिकली मैं मैट्रिमोनियली देखता हूँ, डाइवोर्स एंड कोर्ट मैरिजेस भी बहुत कराता हूँ। फिर उनके कई बार डाइवोर्स भी आ जाते हैं, दूसरे फैमिली डिस्प्यूट्स भी आते हैं। तो मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट आ गया। मैं कहा यार ये चीज बढ़िया है, और नो डाउट पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तो फिर मैं इस चीज में ही पर्टिकुलरली मैट्रिमोनियल में मैं चला गया। तो अभी अब जब आप एक चीज में चले जाते हो तो आपको उस चीज का, जब आप स्पेशलाइज हो जाते हो तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है, आपको काफी नॉलेज हो जाती है। तो उस चीज में अब मेरे को लगा कि नहीं यार मैं इसी में मेरे को जाना चाहिए। फिर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, और आज भगवान के आशीर्वाद से काफी भगवान का आशीर्वाद है, एंड आई ड्राइव माई ओन मर्सिडीज ई क्लास टुडे, जस्ट बिकॉज ऑफ वो मुझे लगता है वो जो एक साल था, उस एक साल ने मेरी 3 साल की प्रैक्टिस बना दी, 4 साल की। कि कॉलेज के बाद से जो कोर्ट जाने का मेरे जो 3 साल मैंने बचाए, मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, मतलब सेकेंड ईयर के बाद जो एक साल वो जो बैकआउट वाला था, और उसके बाद जो 3 ईयर मैंने लॉ के पढ़ाई के साथ साथ जो मैंने एक्चुअली में कोर्ट की जो नॉलेज गेन करी, जी। उसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो राइट। ये तो मेरी जर्नी थी। और मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे थे कॉलेज में, और आज दे आर वेरी नोन लॉयर्स, और कुछ उसमें से जजेस भी हैं आज। तो क्या बात है। ओवरऑल कॉलेज की जर्नी वाज वेरी गुड, एंड आफ्टर दैट मैं प्रैक्टिसिंग में आ गया, और प्रैक्टिस भी अच्छी चल गई, और सब आशीर्वाद है फिर। सर आप लकी हो कि आपके साथ मतलब, सॉरी टू से, पहले आपका ईयर बैग लगा, उस वे में लकी नहीं कह रही। हाँ, नहीं, लकी बट आप आई फील आई एम लकी दैट आई गॉट ईयर बैक, क्योंकि उस ईयर बैक से मैंने बहुत चीजें सीखी, सीखी। समझी। यस। बट ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बेचारे टॉपर्स होते हैं वो जो पढ़ यस। के जाते हैं, बहुत उम्मीदों यस। से जाते हैं, हम लॉ करेंगे, लॉयर बनेंगे। फर्स्ट ईयर तक बहुत कुछ हम उम्मीदें लेके आते हैं, बट फाइनल ईयर तक आते आते बहुत टेंशन होती है। जॉब्स में अप्लाई करते हैं, मिलती नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है कि क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत एक बेसिकली उनके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस चीज के लिए आप उनको क्या देखो राय मैं देना इस चीज चाहेंगे? के लिए मैं ये राय दूंगा कि आप पहले तो बहुत क्लियर कर लो अपने अंदर ही कि मुझे करना क्या है। मुझे लिटिगेशन में जाना है, मुझे या तो कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, या मुझे जुडिशरी में जाना है। आप अपने आप को पहले क्लियर करो। अगर आप कहते हो कि मेरे को लिटिगेशन में जाना है, देन यू हैव टू गिव टाइम। आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि लिटिगेशन में आप अचानक से ये नहीं सोचोगे कि मैं राम जेठमलानी बन जाऊंगा या मैं हरीश साल्वे बन जाऊंगा। एक्चुअली यही सोच के जाते हैं बच्चे कि एग्जैक्टली exactly. पर इतनी जल्दी प्रैक्टिकली कहीं आप लॉ प्रोफेशन को क्यों देख रहे हो? आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ ना। जी। आप एक दिन या 2 दिन या 3 दिन में तो आपका कुछ हो नहीं जाता कि आपको सब कुछ एक ही दिन में अचीव हो जाएगा। जी। और हमारे प्रोफेशन में तो ये है कि लिटिगेशन में आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज गेन होगी आपको, और उतने ही लाइक टाइम के बाद अकॉर्डिंगली आपके पास केसेस आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्रूव करना है कि यस आई हैव एबिलिटी, मैं कर सकता हूँ, और क्लाइंट देखता है कि यस ही हैज पोटेंशियल, तो आपके पास क्लाइंट्स आते आते हैं। चलिए तो ठीक। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स अपनी प्रैक्टिस क्विट कर देते हैं। वो क्विट इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा नहीं आ रहा, और सीनियर बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहा है, अकॉर्डिंगली मेरे को पैसा नहीं मिल पा रहा। जी। पर जी। वो ये नहीं देखते कि यार मैं बहुत सारी चीजें ना गेन कर रहा हूँ। आपको उस बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। कल को आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको ग्रास लेवल, ग्राउंड लेवल आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ऐसे चीजें करके ऊपर जाके केस में आर्गुमेंट करनी है। क्योंकि आप कोई भी केस फाइल करते हो तो आर्गुमेंट डायरेक्टली थोड़ी कर लेते हो, उससे पहले आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए कि केस फाइल बनेगी कैसे, उसे ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, उसको फाइल कैसे करना है, उसके बाद वो जज साहब के पास कैसे आएगी। तो ये बेसिक नॉलेज आप कैसे लोगे? अनटिल अनलेस आप किसी सीनियर के पास लग कर, मेहनत कर कर, भाग दौड़ कर ये सारी चीजें नहीं सीखोगे तो आप अल्टीमेटली कोर्ट में केस प्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट? तो
ये सीखने के लिए वो टाइम होता है, वो जो आपको पैसे नहीं दे रहा है लेकिन आपको इनडायरेक्टली वो सब सिखा रहा है, और ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी सीख लेते हो चीजों को। तो जी अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी है, लेकिन स्काई इज द ओनली लिमिट। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली और आपने अगर कुछ प्रूव कर दिया, तो फॉर लाइक एज फार एज मनी इज कंसर्न, स्काई इज द ओनली लिमिट। वेरी नाइस सर। एक्चुअली आपकी बात बिल्कुल ठीक लगी मुझे कि किसी भी आप प्रोफेशन में जाओ, चाहे आप लॉ में जाए या किसी और भी प्रोफेशन में जाए, आप एक दिन में राम जेठमलानी नहीं बन जाओगे। आप एक दिन में, ये नहीं है कि आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होता है। जी। बट मेरा एक सवाल है, ये जैसे कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर के ऊपर, क्या आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर है? एज आई सेड, माई ब्रदर इज ऑल्सो एन एडवोकेट, तो मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला, नो सपोर्ट मिला। डाउट। अगर आपकी फैमिली में कोई लॉयर होता है आपसे पहले, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, दैट इज वेरी ट्रू। बट वो सपोर्ट एक पर्टिकुलर टाइम तक होता है, उसके बाद आपको ही प्रूव करना पड़ता है दैट यू हैव पोटेंशियल। आप कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हो तो वो आप ही को, आपको ही आर्ग्यूमेंट करनी पड़ेगी ना, और आप ही को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई यस यू हैव डन दिस, आपने केस किया है। आपके ब्रदर, आपके फादर वो तो नहीं करेंगे, तो वहीं पर पता लग जाएगा कि हाँ भाई आपके अंदर पोटेंशियल है, कैलिबर है, कि आप आगे करियर में अच्छा कर सकते हो। तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट मिल जाता है हाँ। किस चीज में, कई सारी चीजें होती हैं कि अब वही बेसिक चीज है कि जाओ फोटो स्टेट करा के ले आओ, जाओ ये स्पीड पोस्ट करा दो, तो इन चीजों में थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। पर ये कुछ चीजें कुछ भी नहीं है, आपको इन चीजों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हर एक चीज में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है आपको। आप अगर स्पीड पोस्ट भी कराने जा रहे हो, तो जब स्टार्ट ही किया था, तो मैं भी एक जैसे सम्मन होते हैं, हमें नोटिस होते हैं, हमें जाके स्पीड पोस्ट करा के आने होते, तो उसमें कई बार हम ऊपर स्पीड पोस्ट नहीं लिखते थे, तो वो हमें सिखाता था कि भाई साहब इसमें पहले स्पीड पोस्ट लिखो, उसमें एड्रेस डालो, सही कर, पिन कोड नहीं डाला, ये सब चीजें। तो 10 चीजें सीखने को हर एक चीज में मिलती हैं, तो आप ये मत सोचो कि ये तो बहुत छोटा काम है। तो जी। हर एक चीज में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, जिससे कि कल को जब आप सीनियर बनोगे तो आपका जूनियर खुद आपको पागल ना बना सके, आपको पता हो कि भाई ये सब मैं करके निकला हुआ हूँ। तो इसको कभी भी नेगेटिव वे में मत लो, हर एक चीज पॉजिटिव वे में लो, आप अच्छा करोगे। तो बट आपको नहीं लगता है एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के स्ट्रगल्स नो इन डाउट, कंपैरिजन नो थोड़े डाउट, ज्यादा होते यस, हैं? आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, कि थोड़े ज्यादा होते हैं, हम्म। कि आपको सब उसमें काफी कुछ आपको बना बनाया मिल जाता है। लाइक सपोज अगर आपके यहाँ एक ऑलरेडी फादर लॉयर है, तो आपको ऑफिस का खुद का सेटअप मिल जाएगा, जी जी। जो कि बहुत बड़ा इशू होता है कि अगर कोई इंसान प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा है तो वो बैठेगा कहाँ, वो जाएगा कहाँ, अपने क्लाइंट को बुलाएगा कहाँ। करेक्ट राइट, करेक्ट क्लाइंट के करेक्ट। माइंड में भी एक सेटअप होता है कि यार ये बंदा मुझे लेके जा रहा है कहाँ, चाय की दुकान पे बिठा रहा है, हम्म। और मुझसे इसने चाय की दुकान पे बैठ के पेपर साइन करा लिया, फाइल साइन करा लिया, और अब मैं इसको कल ढूंढूंगा कहाँ पे अगर बाई चांस मुझे इससे दोबारा मिलना हो। करेक्ट करेक्ट राइट, करेक्ट तो ऑफिस का एक सेटअप, अब एक नया बिगनर है, अब वो बेचारा ऑफिस कहाँ से ले ले। जी बिल्कुल। राइट, जो हाँ कि जी। एक बहुत बड़ा इशू हो जाता इशू है हो बिगनर के जाता लिए। है। जी जी अब जी। क्योंकि ऑलरेडी कोई लॉयर था, ऑलरेडी एक ऑफिस सेटअप था, आपके पास एक चेयर थी, आप कोट पहन के सिर्फ बैठ गए, क्लाइंट आ गया, क्लाइंट ने देख लिया बहुत अच्छा ऑफिस है, लाइट जल रही है, एसी चल रहा है, तो नो डाउट वो आप पे ट्रस्ट कर लेता है। पर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा महंगा ऑफिस होएगा, यहाँ पर तो बहुत पैसे लग जाएंगे, अगर कोई बहुत ही लैविश ऑफिस में भी जाए तो वो तो क्लाइंटेट भी फिर हमारी उसी हिसाब से उस होती है, हिसाब से होती है। तो ऐसा चलिए। नहीं है। हम्म। पर हाँ, यही फायदे हैं। यही फायदे और हैं। दूसरी चीज कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फादर है जो कि प्रैक्टिस में थे, तो आपको नॉलेज भी होती है, नो डाउट। हम्म। आपको पता होता है घर पे क्या बात हो रही है, ये सारी छोटी छोटी चीजें, बेल बॉन्ड क्या होता है, वकालतनामा क्या होता है, ये केस कैसे फाइल होगा, किस तरह से क्या करना है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ना पहले से उनसे ज्यादा पता होती हैं। इस वे में बेनिफिट हो इस वे में जाता भी है। बेनिफिट होता है, तो अल्टीमेटली यस, आपको बेनिफिट मिलता है मिलता है। थोड़ा सा। बट हम उनका क्या करें जो बेचारे फर्स्ट पर जनरेशन में है, एक क्या बात उनको लॉ बताइए मुझे, करनी चाहिए या बिल्कुल नहीं करनी करनी चाहिए। चाहिए? एक बात बताइए, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो कि बहुत रिनोन लॉयर हैं, अब तो नहीं रहे हमारे बीच, मिस्टर जेठ मलानी। हम्म। क्या लेकर आए थे, सिर्फ 100 रुपए थे उनके पास जब वो आए थे प्रैक्टिस करने, कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं था लॉयर का, कुछ भी नहीं था, ही स्टार्टेड ऑन हिज ओन। और आज भी बहुत सारे लॉयर्स हैं जो करते हैं। मेरे ब्रदर जब आए थे तो कोई हमारा, कोई जनरेशन में कोई लॉयर नहीं था, माय ब्रदर वाज द फर्स्ट लॉयर इन आवर फैमिली, और मेरे ख्याल से तो हमारे तो खानदान में ही। पर उन्होंने स्ट्रगल किया एंड टुडे ही इज एस्टैब्लिश्ड। तो स्ट्रगल है, पर आप पीछे मत हटो, आप अगर थोड़ा सा स्ट्रगल कर लोगे तो यू कैन अचीव अ लॉट। क्या नेपोटिज्म भी चलता है लॉ के फील्ड में? हम जैसे देखते हैं एक्टर एक्ट्रेस में कि
मूवी मिल गई। मूवी मिल गई इजीली, जैसे कितने सारे, मैं ऑफ कोर्स आई कांट नेम देम, बट कितने यस, सारे एक्टर्स एक्ट्रेस होते हैं जिनको अपने घर का फायदा हो जाता है। वेरी ट्रू। पर आप खुद सोचो, ये जो हमारा लॉ प्रोफेशन है, इट्स अ स्किल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड प्रोफेशन। ऐसा नहीं है इसमें कि आपको मूवी में काम करना है, क्या करना है। अल्टीमेटली इसमें आपको ही अपना कैलिबर प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में जाके। तो आप सोचो कि पापा के नाम पर एक केस मिल जाए, दो मिल जाए, तीसरा पापा के नाम पे केस नहीं मिलेगा आपको। जी जी राइट, जी। तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन द कोर्ट कि भाई यस, आई हैव प्रूव्ड इट, आई गॉट दिस केस विन। तो अल्टीमेटली इसमें आप ही को प्रूव करना पड़ेगा। फादर आपके कुछ नहीं कर सकते केस में जाके। तो ये चाचा तो भतीजा चाचा कॉन्सेप्ट भतीजा कंसेप्ट लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। इनिशियली एक दो केसेस आने में हो गया, जी ठीक है, तो जब तक वो आपके साथ हैं, आपको ज्वाइन कर रखा है, थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। पर जब क्लाइंट देख लेगा ये तो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर पा रहे ढंग से, सर मेरे को, आई डोंट वांट हिम कि मेरा केस ये रिप्रेजेंट करें, कितना चला लोगे। जी। राइट, आपको नॉलेज नहीं है तो आप सर्वाइव ज्यादा लंबा कर नहीं पाओगे। एक बच्चे ने लॉ किया है, अब लॉ करने के बाद उसके पास चार ऑप्शंस मुझे लगता है से मेन हो सकते हैं आफ्टर लॉ। या तो आप लिटिगेशन में चले जाओ, राइट, या आप कॉर्पोरेट्स में चले जाओ, बिल्कुल, या आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर लो, अदरवाइज आप एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में चले जाओ। तो आपके हिसाब से कौन सा प्रोफेशन किस बच्चे को कैसे करना चाहिए? मतलब हाँ फॉलो करना चाहिए? देखो ये डिपेंड करता है बच्चा टू बच्चा, हम्म ठीक है। अब मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ, हम्म ठीक है, मुझे लोगों से बातें करने में बहुत मजा आता है, मैं बहुत ज्यादा बातू नहीं हूँ। तो और मुझे तो वो बंदा मेरे ख्याल से लिटिगेशन में ही जाएगा। राइट, लिटिगेशन में स्ट्रगल है नो डाउट, बट पैसा भी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा पैसा लिटिगेशन में, आई एम टेलिंग यू। तो सुन लीजिए, लिटिगेशन में पैसा है। बहुत पैसा है। अगर आप करने वाले हो, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो लिटिगेशन में बहुत पैसा है। पर ये डिपेंड करता है कि मेरा उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, मैं इतना स्ट्रगल इनिशियली कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। दूसरा एकेडमिक्स, अब एकेडमिक्स में तो जो बंदा चाहता है कि मेरे को थोड़ी सी पीसफुल लाइफ चाहिए और मेरे को पढ़ने का शौक है और पढ़ाने का शौक है, तो वो एकेडमिक्स में जाए, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि आप अपना मन मार के नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो आप लिटिगेशन में सिर्फ पैसे के लिए चले जाओ, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे उसमें। तो अल्टीमेटली आपका मन होना बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है कि यार मैं ये करना चाहता हूं। क्योंकि लॉ प्रोफेशन ऐसा नहीं कि जो आप बिना मन के कर लोगे। ये कोई जॉब नहीं है कि आप इस टाइम से लेकर इस टाइम तक बैठे हो, हाँ जी करके आ गए, शाम को पैसे आ गए या महीने में पैसे आ गए, ऐसा नहीं कर सकते। अनटिल अनलेस अगर आपके पास इसमें खुद का मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, आप इस करियर में कुछ नहीं कर सकते। अब बात आ जाती है इसकी जुडिशरी की। अब जुडिशरी भी गोल होता है, लोगों का सपना होता है कि जी मुझे जज बनना है और लोग हमारी रिस्पेक्ट करें और पावर मिले और पुलिस वालों से भी अच्छा खासा दबदबा होता है उनका, मतलब सोसाइटी में भी काफी रिस्पेक्ट होती है, नो डाउट रुतबा होता है और लोगों को ये पसंद होता है। राइट, लेकिन एज कंपेयर टू लिटिगेशन पैसा नहीं है। राइट, आप जुडिशरी में तो एक लिमिट में सैलरी लोगे ना। क्या जुडिशरी में पीसफुल लाइफ है? देखो ये तो मुझसे अच्छा एक जज ही बताएगा। लेकिन पीसफुल लाइफ हाँ एज कंपेयर टू लिटिगेशन मेरे ख्याल से तो होगी, पर ऐसा नहीं भी है, क्योंकि उनको भी इतनी फाइल्स पढ़नी पड़ती है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है, प्रेशर होता है कि कुछ गलत ना डिसीजन दे दें। और तो पीसफुल लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ एज फार एज लिटिगेशन इज कंसर्न और जुडिशरी कंसर्न, मेरे हिसाब से थोड़ा लिटिगेशन वालों को थोड़ा सा ज्यादा लाइफ पैनिक रहती है और हैक्टिक रहती है। एक बहुत फेमस पर्सन ने ये लाइन बोली है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, both the parties knows the truth, it's the judge who is on the trial। तो आई थिंक एक this is true, जज बनना अपने आप में ही बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है, बट जिनको बेसिकली उस कई लोग ऐसे होते हैं जिनको होता है कि हमें पावर मिले, बट देयर आर पीपल हु वांट्स टू सर्व। एग्जैक्टली, हाँ, वो चाहते हैं कि सोसाइटी में जस्टिस लोगों को मिलना चाहिए, टाइम से मिलना चाहिए जी, और उस चीज के लिए दे कम फॉर जुडिशरी। तो कभी भी आप एक करियर चूज करते हैं, हमेशा देखिए कि आपका पर्सनालिटी किस तरीके का है। एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाह रहा था। अगर आप कोई भी करियर चूज करते हैं तो आप सामने वाले को देख के मत करो कि यार ही इज ड्राइविंग अ मर्सिडीज कार, ही इज ओनिंग दिस कार, घर बड़ा है, पैसा आ रहा है, तो मैं भी इसी में चला जाता हूँ। करियर हमेशा वो चूज करना चाहिए जिसमें आपको मजा आए। अगर आपको उस चीज को करने में मजा आ रहा है ना, यू कैन डू एनीथिंग। आप देख लो ना, आजकल यूट्यूबर्स को देख लो, मजे भी करते हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं आजकल, उनको मजा आता है उस चीज को करने में, इसलिए वो इतना पैसा कमा रहे हैं।
तो कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती है, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, डेडिकेशन है, तो आप उसको भी बड़ा कर सकते हो। और कोई भी बड़ी चीज में आप अगर चले जाओ, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसमें भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो दूसरे को देख कर मत करियर ऑप्ट करो, आप खुद को देखो क्या पसंद है, उसी में जाना चाहिए। नो मैटर वेदर इज अ लॉ, इट इज आर्ट, वट एवर इट इज। बट जैसे आपने बोला आप दूसरों को मत देखिए, आप खुद को देखिए, बट एक पॉइंट आता है कि ये इंसान कितने पैसे कमा रहा है और मेरे को तो नहीं कुछ नहीं मिल रहा है इस नहीं, करियर में। अच्छा इसी करियर में, सेम करियर में आप कह रहे हाँ हैं। जी। जैसे लेट्स से एक, अगर हम एक एकेडमिक्स की बात करें, पीसफुल लाइफ मिलती है कि हाँ अपना रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग है, आओ उसके बाद घर रेस्ट करो, आपकी एक पीसफुल लाइफ है। राइट। बट यही अगर हम एडवोकेसी की बात करें या फिर हम जजेस की बात करें या वो लोग जो कॉर्पोरेट में है, उनके प्रोफेशन में ग्रोथ है, राइट। बट पैसा मतलब जैसे कॉर्पोरेट्स में अच्छा ये बताइए पहले कि कॉर्पोरेट्स में ज्यादा पैसे है, एडवोकेसी में ज्यादा पैसा है? देखो अगेन ये डिपेंड करता है, कॉर्पोरेट में क्लाइंट्स आपके हम्म। बड़े होते हैं, कंपनीज होती हैं, तो नो डाउट वो थोड़ा आपको पैसा ज्यादा देती ही हैं, क्योंकि अच्छा। एक कंपनी की स्टेक लगी होती है, तो दे आर विलिंग टू पे जो भी आप अमाउंट मांग लो उनसे। हम्म। राइट, बट उनको जो चीजें होती हैं उनके थोड़े फेवर में चाहिए होती हैं, तो कॉर्पोरेट में पैसा तो है ही, नो डाउट। राइट। और सेकंड मेरा सवाल ये है कि जैसे एक बच्चा जो कि एकेडमिक्स में चला गया, उसको लगता है, बट उसको इंटरेस्ट भी है, मजा आया, बट पैसा नहीं है, पर स्टैग्नेंसी वो है। उसने खुद ही स्टैंड लिया ना, वो डिसीजन उसका खुद का था ना, जी। कि मुझे एकेडमिक्स में जाना है, तो इसका मतलब उसको पीसफुल लाइफ चाहिए होगी। जी। अगर उसको पीसफुल लाइफ नहीं चाहिए थी, उसको सिर्फ पैसा चाहिए था, तो वो एकेडमिक्स में जाता ही नहीं, वो लिटिगेशन की तरफ जाता, या वो कॉर्पोरेट में ढूंढता, देखता। तो वो एकेडमिक्स में गया, तो शायद उसके माइंड में पीसफुल लाइफ चाहिए, जितना पैसा आ रहा है, एवरेज आ रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज ये होती है अल्टीमेटली, एंड एट द एंड ऑफ द डे द जिस्ट ऑफ लाइफ शुड बी पीस, पीस। लाइक पीस एंड हैप्पीनेस। अगर आप उस राइट। चीज से भी हैप्पी हो, खुश हो, तो उसके बाद आपको लगता है कुछ और मैटर करना चाहिए। तो कभी भी अपना, कई बार लोगों का हाँ। गोल होता है, ये सिर्फ ये नहीं है कि इसमें करियर में सिर्फ पैसे के लिए लोग आते हैं, दे आर पैशनेट, उन्हें मजा आता है कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने में, आप समझ रहे हो। और जो जुडिशरी में जाते हैं उनको मजा आता है जस्टिस डिलीवर करने में, और जी। जो अकेडमिक्स में होते हैं उन्हें मजा आता है बच्चों को पढ़ाने में, उनको साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने में। करेक्ट तो करेक्ट। इस मजे की और इस फीलिंग की तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी चीज से। चलिए, आप एक एडवोकेट हो और पैसे से एक क्वेश्चन है, एक एडवोकेट कितने पैसे कमा लेता है? देखो, पैसे की तो बात ऐसी है कि हम्म। फॉर अ लॉयर देर इज नो लिमिट, कितने भी कमा सकता है प्रैक्टिस में, ऐसा कोई बार नहीं है कि जी इतने ही कमाएगा, 1 लाख कमाएगा, 2 लाख कमाएगा, 10 लाख कमाएगा, 20-20 लाख रुपए कमाएगा। देर आर लॉयर्स हु चार्ज 20-20 लाख, 20-25 लाख फॉर पर हेयरिंग। सोचो दिन में 5 हेयरिंग कर ली, 4 हेयरिंग कर ली, 25 लाख रुपए के हिसाब से 1 करोड़ रुपए तो दिन के कमा लिए। बट ऐसे भी पर ऐसे लॉयर्स भी है। लॉयर हैं, आई एम हाँ। कमिंग ऑन दैट, हम्म। ऐसे भी लॉयर्स हैं जिनके पास शाम को घर जाने के लिए शायद पैसे नहीं होते, कि करेक्ट। गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है यार, क्लाइंट नहीं आया, ये। पर बात वही हो जाती है, देखो, अगर आप किसी को दूसरे को देखकर लॉयर बने हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं था वहां पर और आपने लॉ कर ली, और अब आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो ये सिचुएशन आती है। राइट। राइट। तो जी। सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, कि आप अपने प्रोफेशन के साथ कितना तरीके से मतलब जस्टिफिकेशन कर पा रहे हो, कितनी आप मेहनत कर रहे हो उस चीज में। अगर आप उसमें अपनी एफर्ट डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपके पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे, आपके पास बिल्कुल क्लाइंट आते हैं, आप बस अपने आप को प्रूव करके दिखाइए। पर सर मुझे ऐसा लगता है कि अपना लॉ के प्रोफेशन में भी काफी भेड़ चाल हो डेढ़ गई साल है। हो गई है। जब हम ग्रेजुएट, मतलब एक ग्रेजुएशन की डिग्री है, सिंपल बीए बीकॉम की जो भी डिग्री है, अब लॉ की डिग्री भी समवेयर उस तरीके से बनती जा रही है, आई एम सॉरी टू से, राइट, बट नहीं हो नहीं, भी आई है। एग्री, आई एक कंप्लीटली एग्री कॉलेज विद से। दैट। और इस हाँ, चीज से मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जी। जो लॉ प्रोफेशन है, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। जी। और इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं जो कि कहते हैं कि सिर्फ आप आओ और फीस दो और आप जो मर्जी करो, और उसके बाद आप सिर्फ एग्जाम में आओ, हम आपको डिग्री दे देंगे। वैसे हमारा बार काउंसिल ने रूल बना रखा है कि आपकी 70%, 71% समथिंग अटेंडेंस होनी ही चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। जी। पर ये रूल्स प्राइवेट कॉलेजेस इतना फॉलो करते ही नहीं है, अटेंडेंस मार्क कर देते हैं, पर उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, ये तो बिजनेस बन गया आज की डेट में, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें
बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल आने चाहिए कि अटेंडेंस का मतलब अटेंडेंस है, आपको रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट एडमिट कार्ड और एनरोल्ड एनरोलमेंट आपका होगा, और इस चीज को लेके सीरियस होना पड़ेगा। अदरवाइज लॉ को भी बिल्कुल रेगुलर कोर्स की तरह बना रखा है। एक कॉलेज से कम 1000 to 1500 स्टूडेंट्स लॉ करके निकलते हैं। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता है इस फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है? चाहे जुडिशरी में चले जाओ, चाहे लिटिगेशन में चले जाओ, चाहे एकेडमिक्स में चले जाओ। बिल्कुल बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया है। इसी चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इस चीज पे थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए कि भाई थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी चाहिए, और जो लॉ का प्रोफेशन है, जो भी एडमिशन ले रहा है, इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरह ही उसको प्रॉपर क्लियर करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे आपने फॉर्म भरा, आपके इतने % मार्क्स हैं और आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल। दो देयर इज अ राइट टू एजुकेशन फॉर एवरीवन, पर इस तरह के प्रोफेशन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए। उसे आप अगर क्लियर कर लेते हो, देन ओनली यू शुड गेट एडमिशन, मेरा मानना अभी है। तो हाँ, अभी देर अभी भी आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी भी है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज प्राइवेट colleges who are कॉलेज just के। giving admission, just pay the fees और आपका एडमिशन हो जाता है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरह से आप MBA कॉलेजेस ले लो, जो कि काफ़ी रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं, प्रॉपर एंट्रेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, देन ओनली यू गेट सीट देयर। इवन हमारे नेशनल लॉज को देख लो और हमारे जामिया मिलिया देख लो, इस तरह के इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन आसान नहीं है, आसानी से नहीं मिलता। ठीक है। तो आप जो मेरे से कह रहे थे कि वही वाली बात कि देयर आर लॉयर्स जिनके पास शाम को जाने के पैसे नहीं होते, तो अगर आप इस तरह से बिना पढ़े लॉ कर आ रहे हो, सिर्फ आपने फीस दे के लॉ करी हुई है, तो अब वो बेचारे को नॉलेज नहीं है, क्या करेंगे वो सिर्फ फैमिली के कहने पे कि पापा ने तो एडमिशन करा दिया, कहीं तो कराना था, पर उसका फायदा नहीं है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर अल्टीमेटली आपको लॉ के करियर में ही सक्सेसफुल बनना है तो। बट आई थिंक कुछ कॉलेज प्राइवेट में भी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम रख लो तभी वो पास कर देते, और मतलब मुझे उसका भी रेलेवेंस एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि देखो अल्टीमेटली फिर वही वाली बात है, बच्चे का अगर इंटरेस्ट है, अगर वो पढ़ रहा है तो वो कर लेगा, फर्क नहीं पड़ता किसी भी कॉलेज से कर आया है, किसी भी इंस्टीट्यूट से उसने लॉ करी है, चाहे वो नेशनल लॉ से करके आया है, चाहे वो प्राइवेट से करके आया है। अगर उसके मन में था कि मुझे लॉयर बनना है, अच्छी तो कहीं से भी कर ले, तो वो कहीं से भी कर ले, वो अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा। अच्छा, इस नेशनल लॉ से मुझे एक सवाल माइंड में आया है। आजकल बच्चे क्लैट का एग्जाम देते हैं कि वो NLU में जाना है। NLU के पेपर क्रैक करना ऑनेस्टली टफ होता है, इतना आसान नहीं है, प्रॉपर एक प्रिपरेशन चाहिए, 1 साल की आराम से जाती है। बट कई बच्चों का फिर भी NLU क्रैक नहीं हो पाता एंड दे गेट डिसअपॉइंटेड कि हमारा तो NLU क्लियर नहीं हुआ है। और कई बच्चे तो ऐसे है कि कहीं रैंडम जगह पे एडमिशन लेके then also they start preparing for NLU। तो ये जो NLU का हाइप है बहुत ज्यादा, तो बाकी जो लॉ कर रहे हैं क्या उनका लॉ करना बेकार है क्योंकि वो NLU से नहीं कर रहे? देखो हर एक इंसान की एक ड्रीम होता है कि यार मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं अच्छे कॉलेज से ही करूँ, NLU से करूँ, एक ब्रांड नेम मिल जाता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपको NLU से आपने लॉ नहीं करी तो आपका करियर नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इतने ज्यादा डेडिकेटेड हो लॉ के लिए कि मेरे को नेशनल लॉ क्लियर करना था, नेशनल लॉ ही क्लियर करना था, हो नहीं पाया, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, आप दूसरे कॉलेज से भी कर सकते हो। अगर आपका मन है, आप उस चीज के लिए प्रॉपर पैशनेट हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप कहीं से भी करो, इससे फर्क नहीं पड़ता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करिए या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करी है। लेकिन यस, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वो एज कम्पेयर टू दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस, वहां पर जो अकेडमिक्स होता है अच्छा होता है, और काफी सारी नई चीजें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और दूसरी चीजें भी नो डाउट यहाँ से ज्यादा वो सीख तो क्या जाते हैं, पर फर्क कोई नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट द सेम बैंड हेयर और सेम डिग्री। तो इट इज ऑल अप टू यू ओनली कि आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है और आप कितना पैशनेट हो अपने करियर को लेकर। एक्चुअली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये बट लोग जो है, बच्चे जो है, इट इज अ ड्रीम फॉर एवरीवन, वेदर आप लॉ कर रहे हो और यू आर गोइंग फॉर अ मेडिकल। हर एक का सपना होता है कि मेरे को एम्स ही मिल जाए, पर हर एक को एम्स तो नहीं मिलता। सेम हियर, हर एक को NLU नहीं मिलता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना एम्स जिसको नहीं मिला वो दूसरा अपना मेडिकल प्रोफेशन ही क्विट कर दे या अपना लॉ का अपना सपना आप तोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप बेसिकली अगर आप पैशनेट हो तो आप कहीं से भी पैशनेट हो, आप डेडिकेटेड हो अपने करियर के लिए, आप कहीं से भी लॉ करो, आप कर जाओगे। बिल्कुल ठीक है, मैं आई एब्सोल्युटली एग्री विद योर पॉइंट।
स्टूडेंट्स के एक और जनरली सवाल रहता है कि अब वो इंटर्नशिप पे जाते हैं। जनरली इंटर्नशिप कब होती है? जून में होती है या फिर दिसंबर में होती है। उस टाइम पर कोर्ट्स बंद होते हैं, तो बच्चों को बिठाते हैं, अपना बेसिकली फाइल्स पढ़वाते हैं, राइट। और उनको इंटरेस्ट नहीं आता कि इसमें मुझे क्या मिल रहा है। और समवेयर वो गलत भी नहीं है, क्योंकि फाइल पढ़ पढ़ के कोई प्रैक्टिकल, वो उनको लगता है कि क्या नॉलेज मिल जाएगी। फिर कहीं जगह इंटर्नशिप में होता है कि थोड़ा स्लेवरी टाइप काम करवा लेते हैं कि ऑफिस खोलना, ऑफिस बंद करना। मतलब मैंने खुद इंटर्नशिप में अपने 1000 पेजेस स्कैन करे हैं राइट। और नंबरिंग करी है इतनी सारी। तो उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उनके बारे में बताइए। देखो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब मैं अपनी लॉ कर रहा था तो मुझे भी लगता था कि जैसे मेरे भाई थे कि जा मेरे वो बोलते थे जाके ये पीएफ कोर्ट में जाके सबमिट करा दो। अब आपको क्या पता है कि पीएफ होता क्या है? पीएफ इज अ प्रोसेसिंग फीस। जब आप कोर्ट कोई ऑर्डर करता है, सपोज करो किसी भी चीज की ऑर्डर करी है, नोटिस इशू किया सामने वाली पार्टी को, तो हमें एक पीएफ फॉर्म जाके अलॉन्ग विद द पिटीशन पूरे उसकी केस की कॉपी लगा के हमारे को कोर्ट में सबमिट करानी होती है। फिर कोर्ट उसको जाके सामने वाली पार्टी को भिजवाता है जी। अपनी स्टैंप वगैरह लगा के, प्रॉपर सम्मत वगैरह डाल के। तो ये काम इंटर्नशिप में बच्चों को दे दिए जाते हैं, जाओ तुम ये करके आओ, जाओ कोर्ट में उधर चले जाओ। पर आप एक चीज सोचो, आप देखो उसको तो उस समय लग गया कि यार मुझे तो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया, मेरे से तो आर्ग्यूमेंट करवाई नहीं। अरे भाई तुम पहले दिन आर्ग्यूमेंट थोड़ी कर लोगे। बच्चा वही सोच के आता है, उसके माइंड में सेटअप होता है जो उसने मूवी में देखा होता है कि भाई मैं जाके अभी मैंने ब्लैक कोट पहन लिया ना अगर और आज मैं कोर्ट में आ गया हूँ तो मैंने तो अब जाके केस जिताना है जी। अरे ऐसे थोड़ी होता है। आपको बेसिक आई थिंक मैंने भी लॉ शायद इसी माइंडसेट से यस आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। एक्चुअली उस टाइम पे ना आपको वो रियलाइज नहीं हो रहा होता। एग्जैक्टली आपको वो चीज उस टाइम पे रियलाइज नहीं हो पा रही होती। आपको लगता है यार मुझे ना वहां पर उन्होंने लाइन पे लगा दिया, वहां पर ये क्या काम करवा रहे हैं? ये क्या काम है? मैं यहाँ पे लॉ कर रहा हूँ और इतनी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ और ये मुझे कह रहे हैं कि जाके फॉर्म दे दो। अरे भाई लेकिन आपको जाके जाके अगर आपको, लेकिन अगर आपको वो बेसिक नहीं आएंगे, आप प्रैक्टिकली सोचो, बेसिक नहीं आएंगे तो बेसिक से ही तो आप आगे बढ़ोगे ना। आप एक साथ 10वीं सीढ़ी पे थोड़ी जंप कर जाते हो। पहले आप पहली चढ़ते हो, फिर दूसरी चढ़ते हो, फिर तीसरी चढ़ते हो, फिर चौथी चढ़ते हो, फिर पांचवी चढ़ते हो। तो ये सारे फर्स्ट 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं एक ऊपर तक जाने के लिए, क्योंकि कल को आप भी सीनियर बनोगे और जब आप सीनियर बनोगे तो ये काम आप तो करने जाओगे नहीं। जाओ फोटो कॉपी करा लो, जाओ पीएफ दे आओ कोर्ट में, जाओ उसको स्पीड पोस्ट करा लो, ये तो आपका जूनियर ही करेगा ना। अब वहां पर जूनियर जाके 2 घंटे लगा के आ गया, बीच में वो कॉफी भी पी के आ गया, चाय भी पी कर आ गया, ये भी करके आ गया, अपने दोस्तों से बात भी करके आ गया। वो कहेगा जी नहीं वहां पे तो इतना टाइम लगता है। अरे भाई आप बोलोगे भाई मैंने भी अपने टाइम पे धक्के खाए हैं, मुझे भी पता है पीएफ देने में वहां पर जाके कोर्ट में जाके अहमद से साइन कराना होता है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट में आप वापस आ जाते हो। अब अहमद कौन होता है, अब रीडर कौन होता है कोर्ट का, ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? ये सारे कोर्ट के स्टाफ होते हैं। अहमद होता है जो सारी इस तरह की फाइलिंग वगैरह को लाइन से लगाता है, नोटिस वगैरह बनाता है, इशू करता है, ये सारे कोर्ट के एलमस होते हैं। रीडर होता है जो फाइलों को जज के सामने प्रेजेंट करता है, बताता है, सारी चीजें कोऑर्डिनेट करते हैं सारे लोग। लेकिन ये कैसे पता चलेंगे आप लोगों को कि कौन बंदा कोर्ट में क्या काम करता है, किसका क्या करता है? अनटिल अनलेस आप जाओगे नहीं, जाके बेसिक सीखोगे नहीं, जाके बेसिक देखोगे नहीं। तो जो सीनियर होता है वो उस समय आपको ये सारी चीजों में दौड़ा रहा होता है और आपको लगता है कि यार मुझे तो यहाँ दौड़ा दिया, मुझे यहाँ दौड़ा दिया, मुझे यहाँ धक्के खिला दिए, मुझे वहां धक्के खिला दिए, पर वो धक्के बहुत जरूरी हैं। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या होता है, सीनियर का मैटर लगा हुआ है, आइटम नंबर 20 है। अब 20 नंबर लाइक 1 से आइटम नंबर शुरू होता है दिन में, तब 20 आइटम आने में कई बार 2 2 3 3 घंटे लग जाते हैं। अब जूनियर कहता है कि मेरे को जो सिर्फ फाइल पकड़ा के कुर्सी में बैठा दिया और वो मेरे को ये बोल दिया कि जब हमारा नंबर आने वाला हो, यानी जब 18 नंबर आइटम चला गया हो, 18 नंबर आइटम चला गया हो, मुझे कॉल कर देना, आई विल कम इन द कोर्ट। और जब तक 1.5 घंटे हम चेयर में ऐसे बैठे रहे फाइल पकड़ के, तो उनको लगता है कि यार हमारे को तो सिर्फ फालतू बिठा रखा है। पर आप ये देखो आपके पास बहुत कुछ है सीखने के लिए उस टाइम पे। करेक्ट आप फाइल पढ़ लो, क्योंकि आप फाइल तो पढ़ो 1 से लेकर 18 तक जो मैटर गए ना, उसमें हर एक मैटर में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। करेक्ट। जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, आप अगर उस प्रोसीडिंग पे ध्यान दोगे तो आपको उन 18 मैटर में 18 के 18 पे कुछ अलग अलग नई चीजें सीखने को मिलेंगी कोर्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लिटिगेशन के लिए जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप कोर्ट रूम में जाके देखो ना यार क्या हो रहा है। आपको एक मैटर में दिखेगा कि जी उसके तो बीडब्ल्यू हो गए, बिलेबल वारंट इश्यू हो गए। दूसरे में दिखेगा कि वो तो दोबारा बिलेबल वारंट कैंसिल कराने आ गया। एक में दिखेगा कि यार एक में सामने वाली पार्टी में जज, वो सामने वाली पार्टी में काउंसिल ही नहीं आ रहा है। एक आवाज लगी, 2 आवाज लगी, काउंसिल ही नहीं आया। अब जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने कॉस्ट डाल दी उसके ऊपर, या तो उसकी अपॉर्चुनिटी डिसमिस कर दी, उसका राइट खत्म कर दिया। मतलब
हर एक केस में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाएगा कि अच्छा ये ऐसे हुआ, अगर मैं कोर्ट में टाइम से नहीं जाऊंगा तो मेरी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, और कई बार हम पे कॉस्ट लग जाती है। ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको पता लग जाता है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे देख रहे हो। कैसे ले रहे हो, या राइट। तो फिर आप ये देख लो कि यार मैं 2 घंटे यहाँ जो बैठा हूं, मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग एग्जामिन करता हूँ, देखता हूँ कि जज साहब क्या बोल रहे हैं और ये सामने वाले काउंसिल ने क्या बोला, और इस पे क्या काउंटर अटैक हुआ, और इस करेक्ट। तरह से क्या क्या चीजें हुई। या तो आप बैठ के 2 घंटे रोना मना लो कि यार मैं तो बिल्कुल ठीक। मैं तो 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ, मेरा हम्म। नंबर ही नहीं आया। आप अपना आइटम देखो, सिर्फ कौन सा गया, 12 13 14 15 16 17। अरे भाई तुम प्रोसीडिंग पढ़ो, देखो ना यार। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस चीजों से। तो आपका कोई भी टाइम कोर्ट में लगाया हुआ खराब नहीं होता। हाँ, आपसे अगर कोई आपके सीनियर कहते हैं जी झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, वो गलत है, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ बिल्कुल। और आई डोंट लाइक दिस। हमारे पास करवा भी भी आठ देते दस हैं सर, हाँ आठ जी। दस जूनियर्स हैं हमारे पास, हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कराते उनसे। हम्म। ठीक है, बिकॉज लॉ स्टूडेंट की भी अपनी डिग्निटी होती है। ठीक है, उनको हम्म। उन्हीं के हिसाब का काम देना चाहिए, लेकिन आप कोर्ट का कोई भी काम ये मत बोलो छोटा या बड़ा है। आपने काला कोट पहन लिया तो उसका मतलब आप राजा बाबू नहीं हो। आपको प्रैक्टिस में सब कुछ देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज। और ये करेक्ट। आपके खुद के अंदर होना चाहिए। अगर खुद के अंदर है तो आपको कुछ भी चीज बेकार नहीं लगेगी, कुछ भी चीज छोटी नहीं लगेगी। यू विल लव, यू विल एंजॉय दैट मोमेंट कि आज मैं ये करके, आज मैं वो करके आया, आज मैंने ये नया सीखा। एंड देयर इज एवरीथिंग न्यू ईच डे। सर आई टोटली अग्री विद यू, क्योंकि जब मैं मतलब मुझे जब इतने सारे पेजेस स्कैन करने के लिए मिलते थे तो सर को लगता था इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं उस दौरान पढ़ती भी रहती आप थी उस पढ़ते थे, फाइल में राइट? कि तो दिस इस इज द डिफरेंस एप्लीकेशन में कि क्या आपने ये लगेगा। पढ़ा, और एक आता है, एक बंदा दूसरा सिर्फ स्कैन कर रहा है वो। करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप वो पढ़ के देख रहे डिफरेंस हो है। कि इसमें ये एप्लीकेशन लगी है, अच्छा अब इसके बाद ये आता है, इसके बाद, क्योंकि हर एक की ना करेक्ट, हाँ पेजिंग जी। होती है। सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद डॉक पिटिशन बनेगी, फिर उसके बाद उसके एफिडेविट बनेंगे, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फिर एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनेगी, फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या क्या उसमें नंबरिंग डलेगी। या तो ये सारी चीजें देख लो कि यार ये चीजें कैसे हो रही हैं, अच्छा ये ऐसे लगा है, अब अगला पेज ये होना चाहिए, अगला पेज ये होना चाहिए, अगला पेज ये होना चाहिए, मैंने अब ये स्कैन किया। या तो आप सिर्फ स्कैन कर लो। तो हम्म। इसमें भी दो पहलू हैं। करेक्ट। या तो आपने आपने सीख लिया कि यार पिटीशन के बाद इनके एफिडेविट लगे, उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लगे, उसके बाद ये लगा, उसके बाद ये लगा, ये राइट। लगाया जाता है। जी। तो यानी केस फाइल करते वक्त इस तरह से ड्राफ्टिंग होती है। हम्म। तो आप इसको ऐसे देखो ना, आपको वो 2 घंटे पता ही नहीं चलेंगे कब चले गए स्कैनिंग करने में। और केस फाइल करने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या किस फाइल किस वो तरह से सब भी लॉग इन पता करते हैं, चलेगा, किस हाँ। तरह से क्या करना है, ये सारा इंटरेस्टिंग होता है। और जी। कल को अल्टीमेटली आपको भी तो अपने जूनियर को दिखाना है ना, सिखाना है ना। तो आपको जब बेसिक नहीं आएगा आप कैसे सिखा दोगे? सिखाओगे तो हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी हर, होती है। एंड दिस इज नॉट ओनली इन लॉ प्रोफेशन, हम्म। इफ यू गो फॉर एनी प्रोफेशन, लाइक अगर आप जा रहे हो मेडिकल में, तो मेडिकल में भी तो आपको सारी चीजें पहले करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। उनकी तो इंटर्नशिप कितनी बड़ी होती है हमारे यहाँ से, करेक्ट। हमारे लॉ से ज्यादा उनकी इंटर्नशिप पूरे एक साल को बिल्कुल डेडिकेटेड इंटर्नशिप दी जाती है उनको। हम्म। तो इसको आप बिल्कुल ये मत सोचो कि आपको स्लेव की तरह रख रहे हैं या आपसे बिल्कुल फालतू का काम करा रहे हैं। ये काम तो आपका था नहीं, लेकिन आपको भेज दिया, जाओ लाइन में खड़े हो जाओ या वेट कर लो। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आप उसमें पॉजिटिव रहोगे तो आप डेफिनेटली कुछ चीजें सीखोगे। बट जून और दिसंबर में इंटर्नशिप्स का नहीं क्या नहीं, बेनिफिट ऐसा है? नहीं है कि जून और दिसंबर में कोर्ट कितने बंद होते हैं। आप हम्म। दिसंबर में देखो, दिसंबर में सिर्फ 26 तारीख से 2 तारीख तक कोर्ट बंद होते हैं, सिर्फ 6 दिन ही तो बंद हुए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो पूरा वर्किंग रहता है। राइट। जून में भी क्रिमिनल कोर्ट सिर्फ 10 से 15 दिन छुट्टी होती है, ओके। बाकी पूरा कोर्ट वर्किंग होते हैं। और उस टाइम पे भी लॉयर्स के पास 50 तरह के काम होते हैं। पेंडिंग फाइलों की ड्राफ्टिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, नए केसेस आ गए, नए क्लाइंट्स आने बंद हो जाएंगे। कोर्ट की छुट्टी पड़ गई, क्राइम की छुट्टी थोड़ी हुई है। करेक्ट। हस्बैंड, मैं मैट्रिमोनियल लॉयर हूँ, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े थोड़ी बंद हो जाते हैं। उनको को क्या फर्क छुट्टियों में पड़ता बढ़ है? जाते छुट्टियों में बढ़ जाते हैं, पति पत्नी घर में रहेंगे और जी। उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होगी, भाई तूने कपड़े नहीं धोए, तूने खाना नहीं बनाया। हमारे पास फोन आ जाता है, सर मेरे को तो डाइवोर्स चाहिए। हम कहते हैं हम खुश हो जाते हैं, आ जाओ भाई, मैं तो मैट्रिमोनियल लॉयर हूँ। तो बिल्कुल। फिर मेरे को जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि कोर्ट बंद हो गए तो काम नहीं है, खूब काम होता है। काम तो होता है। आपने अभी ड्राफ्टिंग के बारे में बात करी। अब ड्राफ्टिंग में आजकल आप देखिए चैट जीपीटी बहुत आ गया है, कुछ भी गूगल आ गया हो, जेमिनाई कोई आ भी गया एआई है। आ गई हो, हाँ जी। देखो जो ड्राफ्टिंग एक लॉयर खुद कर सकता है वो कोई भी इंटेलिजेंस वाली एप्लीकेशन नहीं कर सकती। तो आपको लगता है जल्दी से बट रिप्लेस भी कर सकते हैं बहुत ह्यूमंस अभी को? अभी मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा रिप्लेस कर सकती। हाँ, आपको हेल्प कर सकती है, बट रिप्लेस कर देगी ऐसा नहीं। हेल्प करेगी यस, पर सब कुछ रिप्लेस कर दे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर केस की हर नई स्टोरी है, नई चीजें हैं। आप
कितना एआई में डाल दोगे और क्या क्या डाल दोगे फैक्ट्स। करेक्ट। सर आपको नहीं लगता लॉ आजकल प्रोफेशन कम बट बिजनेस ज्यादा बन गया है? ये आप किस सेंस में पूछ रहे हैं मेरे से? सो बेसिकली लोग धंधा करने लगे लॉ के नाम पर कि वकील के नाम पर, मतलब मैं तो वकील हूँ और बहुत सारी, अब वो जैसे एक नोबल प्रोफेशन बोला जाता था लॉ को, तो अब वो बिजनेसमैन की तरह बन गया है। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस में भी देखें, लॉ की डिग्री एक बिजनेस टाइप देखो बन गई एज है, फार एज प्रैक्टिस में कॉलेजेस भी आर देखें। कंसर्न, तो यस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं क्या कर रहे हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं वो। आप बताओ, आप एडमिशन ले लो और हम आपको डिग्री एंड में दिलवा देंगे। बट वैसे ये सारे ये प्राइवेट गलत है। कॉलेजेस ऐसे नहीं सारे है। नहीं, हाँ, नहीं, मैं सारे प्राइवेट बहुत कॉलेजेस की बात, लिमिटेड ऐसे देयर आर हाँ। लिमिटेड कॉलेजेस, बट ऐसा हो रहा है, दिस इज विच इज रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आ गया आपका कॉलेजेस के सेंस में। पर्सपेक्टिव से कुछ लोग हैं जो हमारे प्रोफेशन को खराब कर रहे हैं, दैट इज वेरी ट्रू, कि वो लॉयर हैं, वो सिर्फ इसीलिए बैठे होते हैं, अपने प्रोफेशन का मिसयूज करते हैं कि मैं लॉयर हूँ भाई, तू ये गलत काम कर रहा है, आई फाइल अ केस, अदरवाइज यू हैव टू पे दैट मच अमाउंट टू मी। आई नो माई सेल्फ नंबर ऑफ लॉयर्स, जैसे कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन होता है तो चले जाते हैं, आई एम गोइंग टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, यू आर डूइंग दिस इलीगल कंस्ट्रक्शन। वो कहता है सर क्या करूं, अब क्या करो, क्या मतलब है, सर को पैसे दो कुछ। तो दिस इज रॉन्ग, दे आर टेकिंग मिसयूज, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर प्रोफेशन कि भाई मैं तो वकील हूँ, मेरे को क्या है, एक एप्लीकेशन ही तो डालनी है। हाँ, तो ये गलत है। करेक्ट। पर ऐसा नहीं है, ये बहुत अभी देयर आर लॉयर्स जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, खूब अच्छे से जेन्युइनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और देयर आर नहीं। ऐसा बोलते हैं लॉ के फील्ड में आपको झूठ बहुत बोलना पड़ता है अगर आप लिटिगेशन में हो, तो ऐसा सच है कि दैट इज वेरी ट्रू। और हर आप मिनट पे झूठ बोलना पड़ता है? बोलना पड़ेगा आपको। देखो आप या तो आप केस मत लो, अगर आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही है तो आप उस केस को मत लो, अगर आप ले रहे हो तो आपको देखो जस्टिफाइड अपने क्लाइंट के साथ रहना पड़ेगा। तो झूठ बोलना सही है? ये तो डिपेंड करता है बंदे पे भाई। आप भी अपनी वाइफ को जाके झूठ बोलते हैं घर पे? नहीं, दैट इज, देखो वाइफ को जाके झूठ बोलना ही, मैडम ने गलत सवाल पूछा है मेरे से, तो मैं वहां पर कौन सा पैसे ले रहा हूँ, वहां मेरी बीवी पैसे थोड़ी देती है, या कोई दूसरा बंदा थोड़ी खुश हो पैसे दे रहा जाती है कि चलो वो हम सीख जाते हैं एक थोड़ा झूठ से किसी का घर बसता है तो वो उतनी डिप्लोमेसी हम सीख जाते हैं कि हमारे को थोड़ा वैसे डिप्लोमेटिक बनना है, या झूठ बोल के अगर वो खुश हो रही है तो दे दो, झूठ बोल के खुशी दे दो, क्या दिक्कत है। अल्टीमेटली बात आती है अगर क्लाइंट पे, तो यस हमारे को अगर हमने कोई केस लिया है तो चाहे झूठ बोलना पड़े थोड़ा सा, चाहे सच बोलना पड़े थोड़ा सा, हमें वो बोलना पड़ता है। ठीक है, ये पता है। दिस इज आवर somewhere प्रोफेशन। अब आप कह दो कि यार एक डॉक्टर का प्रोफेशन ले लो, कोई मर्डर आ गया, उसके भी इंजरी लगी हुई है, तो क्या डॉक्टर उसका इलाज नहीं करेगा? हाँ ठीक करेगा ना, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि उसके लिए तो वो पेशेंट है, उसको उसकी जान बचानी है, एंड ही इज बिफोर यू ओनली, यू आर गॉड दैट टाइम। लॉ पढ़ने और प्रैक्टिस करने में क्या फर्क है? फर्क नहीं कहेंगे हम, लेकिन मैं ये कहूंगा दोनों अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी है। रेलेवेंट है। विदाउट नॉलेज ऑफ बेसिक लॉ यू कैन नॉट प्रैक्टिस। करेक्ट। पर अगर आपको सिर्फ नॉलेज है एंड यू वांट टू गेट इनटू लिटिगेशन, तो प्रैक्टिस के बिना सब बेकार है। तो ठीक है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पाओगे, राइट? लेकिन अगर आपको सिर्फ लॉ की नॉलेज है, अगर आपको प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना नहीं आता, दिस इज ऑल्सो ऑफ नो यूज व्हेन यू आर गेटिंग इनटू लिटिगेशन। एकेडमिक्स में सिर्फ आपको पढ़ाना पड़ता है, दैट इज गुड, यू कैन गो इजीली फॉर दैट, पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सेम लाइक इन मेडिकल प्रोफेशन, आप अगर बुक पढ़ लोगे कि उसका सिजेरियन ऐसे होता है या उसको ऐसे टाका लगाया जाता है, YouTube वीडियोस देख के, हाँ YouTube वीडियो देख के, और आप सोचो कि मैं ऑपरेट कर देता हूँ, मेरी तो मेडिकल की डिग्री हो गई है, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे अनलेस आप किसी सीनियर के अंडर जाते हो, देखते नहीं हो, एग्जामिन नहीं करते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं करते हो। तो सेम लाइक इन आवर प्रोफेशन, आपको बेसिक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे को सेक्शन बताते हैं बुक्स में। अब सेक्शंस को एक्चुअली कोर्ट में प्रेजेंट कैसे करोगे आप? सिर्फ सेक्शन थोड़ी बोल दोगे यार, राइट? उसके लिए पहले आप केस ड्राफ्ट करोगे, आप केस को फाइल करोगे, फिर केस में आपका डिफॉल्ट भी आता है, उसमें आपकी भाई ये गलती है, फाइल को दोबारा से सही करके लेकर आओ, ये करो, ये प्रॉब्लम है। आप ये सारी चीजें कैसे सीखोगे? प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए ना आपको, केस फाइल करने की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब ये हमें किसी भी लॉ बुक में नहीं सिखाते कि केस को फाइल कैसे करना है। दैट यू कैन ओनली गेट टू नो कि आप एक बार जब जाके कोर्ट में स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस करना, आप अपने जूनियर के अंडर काम, अब सीनियर के अंडर काम करोगे। वही अगली बात घूम के कि जब आपने इंटर्नशिप में क्या सीखा था, यही थी वो इंटर्नशिप
यही वो आपने धक्के खाए थे कि जब मैंने सीखा था कि जाके कोर्ट को इस केस को जाके फाइल कराओ। अब आपको कि फाइलिंग करना क्या है, वो तो फाइलिंग काउंटर में जाके फाइल दे दी थी मैंने सिर्फ, पर वो केस आपने तैयार भी किया था, आपने उस समय वो 2 घंटे बैठ के वो स्कैनिंग भी करी थी। जब आप बोल रहे थे मेरे से कि मैंने तो फाइलें स्कैन करी हैं, हाँ उस समय आपने फोटो कॉपी भी कराई थी, करेक्ट उस समय आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे। लगाए थे तो यही सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी है ना। फिर जाके कोर्ट में केस फाइल करोगे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, एविडेंस एविडेंस करानी कैसे। आपने तो एविडेंस पढ़ लिया कि ये सेक्शन है, पर अब सामने वाले के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे कैसे, क्या करनी है, किस तरह का सवाल पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, ये सारा तो प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आएगा। जी बिल्कुल ठीक। आप समझ रहे हो, तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, एक बार को आपको अगर किताबी नॉलेज ज्यादा नहीं है ना, और आप एक पर्टिकुलर किसी फील्ड में ही प्रैक्टिस कर रहे हो सपोज करो, तो आप 4 सेक्शन ही तो याद करने हैं, 5 सेक्शन जो पर्टिकुलर सिर्फ आप करते हो। आपको कहाँ कह रहे दुनिया भर की लॉ करो, कौन कह रहा है आपसे साइबर क्राइम करो, टैक्सेशन करो, या अगर आप क्रिमिनल नहीं करते तो क्रिमिनल की किताबें पढ़ो, आप सिविल पढ़ो। आप पर्टिकुलर एक चीज में अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने 10 15 20 सेक्शन उसके याद कर लिए, वो ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उसकी, तो वो सब चीजें बेकार है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल है इम्पोर्टेंट, बट मुझे लगता है कि अगर बट आप विदाउट थ्योरेटिकल नॉलेज एवरीथिंग इज ऑफ नो यूज। बोथ गोज हैंड इन हैंड। एग्जैक्टली। आप जिस देखो, आपके पास कोई केस आया तो आपको एटलीस्ट उसकी मतलब नॉलेज तो बेसिक होनी बहुत सेक्शंस जरूरी कौन है से ही। है, एग्जैक्टली, क्या है, वो मैं बोलते ये नहीं क्या कह है। रहा, हाँ मैं जी ये हाँ जी, नहीं कह रहा हूँ आपसे बिल्कुल कि आपको दोनों ही होनी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी ही उतनी जरूरी इम्पोर्टेंट है, है, और ज्यादा अगर हम देखें थोड़ी सी ज्यादा एक टाइम के ज्यादा बाद। इम्पोर्टेंट है। यस, राइट राइट राइट, आई एग्री, टोटली एग्री विद तो दिस। ये ऐसे है। सर आपने बात, जैसे आप एक मैट्रिमोनियल एडवोकेट हो, आप शादी भी कराते हो, आप डाइवोर्स मैं भी डाइवोर्स भी कराते हो, कराता हूँ। यस। तो आपने ये जो स्पेशलाइजेशन चूज किया, ये आपने मतलब कैसे, बहुत सारे आपने स्पेशलाइजेशन को एक्सप्लोर किया, तो यही क्यों ऐसा मतलब? मेरे साथ, अगर आप मेरे से पर्सनली मेरा हम्म, पूछते हो, तो क्या हुआ था कि जब मैंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस शुरू करी, तो मेरे पास केसेस थोड़े से ना मैट्रिमोनियल वाले आ गए। अच्छा ओके। अब अब पता नहीं होता ना कौन सी केसेस क्या आ रहे हैं, पर लकीली जो भी है, अब मेरे पास केसेस आ गए थोड़े से मैट्रिमोनियल वाले ज्यादा उस टाइम पे, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लग गया और मुझे उसमें पैसा भी आने लग गया। अच्छा तो मेरा फिर इंटरेस्ट बन गया उसमें। तो इसी तरह से धीरे 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 फिर एक ने दूसरे को रेफर किया, दूसरे ने तीसरे को रेफर किया कि हाँ यार नहीं जाओ, आपको अच्छे से हैंडल करेंगे और केसेस भी आपका अच्छे से देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें होने लग गई मेरे पास, फिर इस तरह के केसेस आने लग गए, इस तरह के क्लाइंट्स आने लग गए, मुझे अच्छा लगने लग गया, मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हाँ यार ये चीज मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, मैं इसमें मास्टर हूँ, मेरे को कुछ भी पूछ लो उठा के। फिर मैं इसमें ही चला गया, तो फिर आई गेट इनटू तो मैट्रिमोनी। अदरवाइज ये तो चलो आपका सिनेरियो है, बट अदरवाइज एक स्टूडेंट को 2 से 3 मतलब जैसे 2 से 3 महीने एक जगह एक्सप्लोर कर लिया, मैट्रिमोनियल करके देख लिया, फिर कॉर्पोरेट, एक टाइम ऐसे के करना बाद आपको चाहिए? पता लग जाता है, एक टाइम के बाद आपको पता लग जाता है कि कितने आप टाइम फ्रेम पर, एक बेसिक एस्टिमेट? 3 से 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा साल, आपको पता लग जाएगा इंटरेस्ट कहाँ कि है? आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, किस चीज में आपको जाने का मन है, किस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर मैट्रिमोनियल लॉयर या पर्टिकुलर क्रिमिनल लॉयर दूसरे केसेस हैंडल कर नहीं सकता, वो सब देखते हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन अगर आपकी है तो वो तो एक अलग ही तो बात हो जाती है। स्पेशलाइजेशन का रेलेवेंस है आपके रेलेवेंस अकॉर्डिंग? बिल्कुल है, ओके, बिल्कुल है। मतलब आपने सारी नाव पे सवार नहीं होना, एक सारी नाव पे सवार नहीं होना, पर्टिकुलर, पर फिर भी हाँ। जो जनरली इन जनरल लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैट्रिमोनियल लेकर चलते हैं, वो 2 4 मतलब वो आगे तो वो भी केस कर आगे लेते, तो ऐसा नहीं है बट कि फिर वो भी एक कर नहीं सकते, पर फिर स्पेशलाइजेशन भी है। स्पेशलाइजेशन है, तो दैट इज गुड। दैट इज गुड, ओके ओके। तो जब आप फर्स्ट टाइम अपने केस रिप्रेजेंट किया होगा, तो आपको मतलब कैसा एक्सपीरियंस था, आपको क्या फील हुआ था? जज से कभी डांट पड़ी है आपको? मेरे को डांट, देखो मेरे को क्या, जो जज साहब से डांट पड़ती है ना, वो ऐसा नहीं कि अब नहीं पड़ती या कभी नहीं पड़ती, कि आप एक टाइम के बाद आपको बस बस 2 3 अपेयरेंस में डांट पड़ जाएगी, उसके बाद डांट, कई बार हम लोग खुश होते हैं कि चल भाई कोई बात नहीं, डांट खा लेंगे, ठीक है। क्या होता है कि हमारे को पर्टिकुलर, हमारे को कई बार प्रैक्टिस करनी होती है, स्कूल वाली फीलिंग नहीं आती जब डांट पड़ती है ना ना वो वाली, तो? क्योंकि हमें पता है आज डांट मैं खा रहा हूँ, कल को ये हमारे मेरे साथ में जो दूसरा लॉयर बैठा है ये भी डांट खाता ही उसका है। नंबर आ जाएगा। वो क्या होता है कि क्योंकि हमारे को वो पर्सनली थोड़ी डांट रहे होते हैं, वो हमारे को क्यों डांटते हैं, कई बार क्या होता है, हमारे को एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, एक हमें रिप्लाई देना पड़ता है, सपोज करो WS फाइल करना है हमने, हमने डेट पे नहीं किया, अब वो हमने क्यों नहीं किया, वो हमें पता है हमने क्यों नहीं किया, हमें नहीं करना था, हम चाहते थे कि हमारा ये एक दिन और डिले हो जाए, एक डेट और मिल जाए, तो हमने नहीं किया, उसमें हमें जज ने डांट दिया, तो ठीक है ना, डांट दिया क्या हुआ, हमारे को तो हमारा काम बन गया ना। करेक्ट। जज हमारे को पर्सनली थोड़ी डांटता है, वो
इन चीजों पे डांटता है। कई बार प्रॉब्लम भी होती है, हम नहीं कर पाए, हमारे को टाइम लिमिट था और हमारे लिए टाइम बाउंडेशन थी कि आपको इस डेट पे ये करना था, हमने नहीं इस डेट पे नहीं किया, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर अगली डेट पे करते हैं, उस चीज पर जज डांट देता है। तो एक तो लर्निंग भी होती तो है इट इज डाटा। लर्निंग हाँ। ऑल्सो। कई बार कई चीजें हमें भी नहीं पता होती हैं, क्योंकि इतना कुछ लॉ तो इतना वास्ट है कि आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिल करेक्ट जाता है। करेक्ट। तो उस डांट को आप ऐसे ना लेके देखो ना, कुछ कुछ नया सीखने को मिल गया, कुछ नया बता दिया। तो ये देखने वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक बस लाइन याद वही आ रही है, वही वही देख, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। नजरिया, राइट। नजरिए की है बात। तो वो वाली बात है। तो उस डांट को हम ऐसे नहीं लेते कि डांट दिया हो यार इंसल्ट फील हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अच्छी इसमें कुछ तो लर्न ही किया इसमें हमने। कुछ लर्न किया नहीं, तो वो हम कुछ जानबूझ के भी कई बार हम, जैसे मैंने बोला आपको कि हाँ हम्म बस ठीक है, हम जज, ठीक है हम बोल देंगे सर हमें एक डेट चाहिए। हम्म अब उस डेट पे जज हमें डांट रहा है, हम हम्म कहेंगे चलो ठीक है सर डांट दिया ना, ठीक है। डांट क्या दिया, डांटते क्या है, वो यही तो कहते हैं कि वकील साहब नहीं है तो ज्यादा ज्यादा कॉस्ट डाल देंगे। हम्म। ठीक है, हमारा पर्पज सॉल्व हो गया। कुछ ऐसी लीगल राइट्स बताइए जिसमें सबको अवेयर होना चाहिए, चाहे एक आम इंसान हो या जिसने कोई एडवोकेट हो, हर एक को नॉलेज पता होनी चाहिए। बेसिकली मैं ऑर्डिनरी पर्सन के बारे में इस टाइम पे बात करूंगी। देखो, सबसे मेन चीज है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म। आपको आपका अधिकार पता होना चाहिए। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट। तो हम्म आपको पता होना चाहिए क्या हम्म आपका अधिकार है, क्या आपका अधिकार नहीं है, क्या आप हम्म कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत इस तरह से अपने अधिकार की नॉलेज है ना, बंदा कॉन्फिडेंट होता है। हम्म कोई पुलिस वाला आपको आगे फालतू में, जनरली लोग डरते इसी चीज से कि हम्म यार ये ना हो जाए। बेसिकली जो एक कॉमन मैन है वो डरता किस चीज से है, हम्म कोर्ट और पुलिस। इन्हीं चीजों से डरता है कि यार इससे लड़ाई कर लूंगा तो शायद पुलिस आ जाएगी, हम्म कोर्ट जाना ना पड़ जाए, ये ना करना पड़ जाए, वो ना करना पड़ जाए। अल्टीमेटली जो डर होता है बाहर का, यही होता है। इसके अलावा कुछ डर है हमारे को? करेक्ट। सारे हम इसी चीज से थोड़ा सा डरते हैं कि यार हमें कोर्ट के धक्के नहीं खाने, हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना, ये सब। और पुलिस भी कई बार इस चीज का मिसयूज कर लेती है, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं तो वो हमें दबा के पागल भी बना देते हैं। कई बार सामने वाला बंदा डरा होता है कि यार पुलिस वाला कुछ बोल रहा है, डर जाओ। पर अगर हमें पता है ना कि नहीं यार ये तो मेरा राइट है, तुम ये कर ही नहीं सकते। अब क्या होता है, पुलिस वाले बाइक की चाबी निकाल देते हैं, हाँ, राइट, रोडों पे। अब हम्म बंदा जा रहा है, जो भी कर रहा है, अब ये साइड आ, बाइक की चाबी निकाल ली। दे कैन नॉट डू दैट। पुलिस अच्छा वो नहीं नहीं कर सकते, वो आपकी बाइक से चाबी नहीं निकाल सकते ऐसे, वो टच भी नहीं कर सकते। बट वो करते हैं फिर। पर वो करते हैं, दिस इज रॉन्ग। हम्म जिसको पता होता है वो उनको बोल देता है कि सर हम्म आप ये नहीं कर सकते, आप मेरा चालान काटो ना। हम्म आपके अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास जो भी नहीं, मैं रेड लाइट क्रॉस करी, जो भी मैंने किया, आप मेरा चालान काटो, यू हैव नो राइट कि आप मेरी बाइक की चाबी छीन लो मुझसे और इस तरह से मेरे से मिसबिहेव करो। तो अगर जिसको पता है, जो अवेयर है, वो बोल देगा तो पुलिस वाला भी जान जाएगा। अब पुलिस वाले वकीलों से क्यों फालतू नहीं बोलते? हाँ, पुलिस और वकीलों का क्या 36 का आंकड़ा रहते हैं। बताता हूँ मैं, पुलिस वाले अब जनरली वकीलों से क्यों नहीं फालतू बोलते। फालतू इन द सेंस कुछ गलत बात नहीं करते वो, हमें कुछ, मतलब एज कम्पेयर टू नॉर्मल पब्लिक, वो हमसे डील अच्छे से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, उनको हमसे ज्यादा पता है, जी। राइट। तो वो इस तरह की कोई बात ही नहीं करते हमारे साथ जो कि थोड़ी नेगेटिव चली जाए। वैसे क्यों? जस्ट बिकॉज वी नो आवर राइट्स जी, एंड देयर ड्यूटीज। वैसे एक बड़ा फनी इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ। मैं फर्स्ट ईयर में थी। फर्स्ट ईयर में हम अलग ही हवा में होते हैं, हवा में होते हैं, तो राइट। मैं गई, मतलब मैं आई वाज ड्राइविंग एंड पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। तो मैंने कहा मैं आपको भी पता बताऊंगा है मैं तुम्हारे। कौन हूँ, मैं वकील हूँ। तो कह रहे तो उसके एक बाद में बार मैं भी सोचने एक लगी बार तो। मेरे साथ भी यही हुआ था। फर्स्ट ईयर की बात है, हम्म मेरे को एक पुलिस वाले ने रोक लिया। वो मेरे से कहते कि लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। उस टाइम शायद मेरे पास नहीं था या मेरे पास हेलमेट नहीं था, आई डोंट रिमेम्बर क्या था। तो वो मुझसे कहते कि मैं, वो मेरे से कहता कि, मैंने कहा सर मैं लॉ कर रहा हूँ। तो वो कहते अच्छा। तो वो कहते सेक्शन 34 आईपीसी क्या होता है? कॉमन इंटेंशन तब कहाँ पता होगा। नहीं, मुझे पता था अच्छा। कॉमन इंटेंशन, हाँ। ठीक है। तो मैंने उनको तब आईपीसी में बस थोड़ा बहुत ही देखा था, बट पता नहीं था, पर आइडिया था। फर्स्ट या सेकंड ईयर में था मैं, तो मैंने बता दिया कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन। हाँ। कहता चलो ठीक है। उसको भी पता नहीं, उसको भी 34 ही पूछना था मेरे से, उसको भी पता, उनके भी जो रेगुलर चलो जो बच जो गए। बनते हैं। तो मैं आता उसमें था बड़ा ये। खुश हुआ यार, ये सही हो गया मेरे को है, मतलब मेरे को पता था 34 आईपीसी क्या होता है, उसकी वजह से मैं छूट गया। मतलब वैसे भी पुलिस वाले छोड़ देते हैं अगर उतना, वो हमारा रिगार्ड भी करते हैं। और जो आप कह रहे हो पुलिस का और वकीलों का 36 का आंकड़ा होता है, देखो 36 का आंकड़ा ऐसा इसलिए होता है जनरली, क्योंकि जो लॉयर्स होते हैं ना, वो मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं क्रिमिनल्स को। अगर एक स्टेट केस है, क्रिमिनल केस है, तो स्टेट की तरफ से तो ये पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जो क्रिमिनल की तरफ से होता है, जो एक्यूज की तरफ से होता है, वो होता है नॉर्मल एक लॉयर। अब हम सारी बातें काटते हैं पुलिस की कि जी नहीं ये तो उसने रिपोर्ट गलत दी है,
ये तो एविडेंस नहीं लेकर आए, इन्होंने तो ये काम गलत किया, ऐसा तो था ही नहीं। तो वहां पर हम उनको गलती प्रूव करते हैं कि जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई है जी गलत बनाई है, उनके एंटी हो जाते हैं हम। इसीलिए। उस चीज से वो हमारे एंटी होते हैं, यार ये हमारे खूब सारी बातें काटते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा होता है, पर ऐसा नहीं है। उनसे हमारा बॉन्ड होता है, अच्छा बॉन्ड होता है, वो सारा कोर्ट के रूम के अंदर तक होता है, बाहर जाने के बाद सारे दोस्त। तो ऐसा ही कोई बात नहीं है कि बिल्कुल एंटी होते हैं उनसे या क्या है। बस ये है कि देखो हमारे को हमारा राइट पता है, तो वो हमें दबा नहीं पाते। तो इस वजह से भी उनको भी लगता है कि यार नॉर्मल पब्लिक तो हमारे साथ ऐसे ऐसे करके मतलब बिल्कुल जी हजूरी करते हैं, वकील हमारे साथ ऐसे खड़के खड़े होते हैं। तो जी। बस ये वाली बात है, और कोई बात नहीं ऐसी। क्या स्किल्स और एट्रीब्यूट होने चाहिए आपके अंदर अगर आपको लॉ में एक सक्सेसफुल करियर बनाना है तो? देखो आपको हार्ड वर्किंग होना बहुत जरूरी है, हम्म। ठीक है। आपको पैशनेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसे नहीं है कि आप किसी के कहने पे कर रहे हो और हो जाएगा। आपके अंदर उस चीज को लेके इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद चाहते हो लॉयर बनना और आपके अंदर पैशनेट है, आप उतने पैशनेट हो इस प्रोफेशन के लिए, तभी लॉ करो, वरना मत करो। वरना मत करो। आप किसी के कहने पे कि मम्मी कह रही है पापा कह रहे हैं लॉ कर लो, मैं नहीं मानता कुछ कर पाओगे। करेक्ट। इंटरेस्ट, पर्सनालिटी स्पेशली आपका मैं ये बहुत मैटर हमारे करता है। लॉ प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। इसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप पैशनेट होने चाहिए इस चीज के लिए कि मुझे कोर्ट में जाके ऐसे आर्ग्यूमेंट करनी है, इसमें आपको फील आनी चाहिए, मजा आना चाहिए, तभी आप वो कर पाओगे। क्योंकि इस चीज में आपको बहुत सारी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, निकालनी पड़ती हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। मुझे लगता है प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड तो हर एक चीज में जरूरी है, और हमारे प्रोफेशन में नो डाउट जरूरी है। बहुत जरूरी है। उस टाइम पर आप क्या रिवर्ट कर रहे क्या हो। रिवर्ट कर रहे हो, आपको इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, और ये सारी चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, देन ओनली यू कैन बी अ गुड लॉयर। राइट, बिल्कुल ठीक सर। मेंटरशिप का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में? मतलब ऑफ कोर्स आप किसी भी प्रोफेशन में हो, एक अच्छा मेंटोर मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल राइट, भी जाए वो कैसे हम एक्सप्लोर करें कि हाँ मुझे ये मेरे लिए अच्छे है या ये मेरे लिए सही है। देखो वो तो आपको दिख ही जाता है, और वो ऐसा नहीं होता कि आप कहीं जाके ढूंढते हो खरीदते हो, अच्छा मेंटर अच्छा मेंटर अच्छा मेंटर, वो टकराता है बाय चांस। ठीक है, जैसे मेरे को मेरे भाई मिल गए, ये तो बाय गॉड ग्रेस मेरे घर पे ही लॉयर थे, भाई की वजह से मेरे को काफी सपोर्ट मिला। तो आपके आप, रियल ब्रदर? ही इज माय रियल ब्रदर ओनली। अच्छा, ओके। और आप ये सारी चीजें वहीं पे आपको मिल जाती हैं जहां पर आप कई बार इंटर्नशिप करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आप किसी को एडमायर करते हो, प्रैक्टिस उनकी देखते हो, तो वो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। जिन बच्चों को कॉर्पोरेट्स में जाना है वो अक्सर उन्हें इंटर्नशिप्स मिलती ही नहीं है। उनका यही होता है कि मतलब मैम, मिल जाती हैं पर मुश्किल होता है। हाँ एक रेफरल अच्छी चलता है अच्छी यहाँ लॉ पर। फर्म में हाँ। उनको इंटर्नशिप मिलना थोड़ा सा हार्ड टास्क होता है, क्योंकि कोई लिंक नहीं होते आज सच, और थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, लेकिन इसके लिए उनको प्रूव करना पड़ता है कि सर अपना अपना सीवी उतना स्ट्रांग बनाना होता है सीवी स्ट्रांग बनाना। कि हमने यहाँ यहाँ पर इंटर्नशिप करी है, हम सॉरी मूड कोर्ट किए हैं, हमारी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रही हैं, हमारे ये इस तरह से रिजल्ट हमारा ये रहा है। तो ये सारी चीजें देख कर कहीं ना कहीं लॉ फर्म्स जो होती हैं वो डेफिनेटली थोड़ा सा जो लिटिगेशन में भी जाना चाहते हैं वो भी कई बार फिगर आउट नहीं कर पाते कि हमें किन एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस करना चाहिए। स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन है उनको तो कोई नॉलेज नहीं है। जैसे लकीली आपको सपोर्ट मिल गया, बट देयर आर पीपल जिनको कुछ नहीं पता होता बट उन्हें एडवोकेट ही आपको पता बनना है। है। हाँ, तो बट वही ये नहीं स्ट्रगल समझ में आ स्ट्रगल रहा होता है। कैसे। ऐसा तो नहीं है कि देखो काफी सारे लॉयर्स हैं जो काफी रिनोन लॉयर्स हैं, उनके काम नाम काफी फेमस होते हैं, तो बच्चों को हमने देखा है हमारे डोर पे नॉक करते हैं ऑफिस के कि सर मुझे ना इंटर्नशिप करनी है, तो क्या हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से वो दूसरे लॉयर्स के पास भी जाते हैं जिनके थोड़े से नाम फेमस होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ यार यहाँ हम कुछ सीख सकते हैं, वो सीधा नॉक करके चले जाते हैं। बट कई फेमस एडवोकेट्स भी होते हैं, उनके भी आप मतलब कोई पर्सनलाइज अटेंशन भी नहीं मिल पाती नहीं, है उनके पास। तो फिर ये भी स्ट्रगल होता है बच्चों का दिस कि इज स्ट्रगल, यस, पर आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा और करते रहना ऐसे नहीं है कि पड़ेगा। आपको एक प्लेट पे सब कुछ प्लेट तो सजा नहीं, सजाया ऐसा है। ऐसा हाँ, होता आपको नहीं है। खुद ही फाइंड आउट अलग आपको अलग खुद ही करना पड़ेगा। फाइंड आउट करना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही अपने इस तरह से रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे कि मैं कहाँ से कैसे ज्वाइन करूँ। और कितने मंथ्स की इंटर्नशिप, मतलब एक एडवोकेट मतलब कितने एडवोकेट चेंज करते रहना चाहिए एक ही नहीं के नहीं, साथ ऐसा रहने नहीं है से? कि कितने करते चेंज करते रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक जगह सेटल हो, आप अगर एक जगह कर रहे हो और उनके पास अच्छी प्रैक्टिस है, और जो आप कर रहे हो उनको आपको लगता है कि नहीं मैं डेली कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, सीख तो रहे आप हो एक के साथ भी स्टिक रह सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं आपको फील होता है तो मेरा कॉम्पिटिटर आ गया है कि ये आज मुझसे काम सीख के जाएगा, कल ऐसा होता मेरे है। अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे? देखो मेरे अगेंस्ट क्या खड़ा हो सकता है कोई, इतने सारे लॉयर्स हैं, वो मतलब कल को कंपटीशन की फीलिंग नहीं होती?
देखो उसने लॉ करी है तो हम्म, कल को हमारे को वो छोड़ेगा ही, हमें पता होता है। हम्म, हम उनको सब सिखाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर वो कुछ टाइम बाद 30,000 ही में ही अपनी एक सीट ले लेता है या अपना हम्म। चेम्बर ले लेता है, और फिर वो हमारे साथ ऐसे प्रैक्टिस कभी करता हुआ है। है कि पर आप ही का ऐसा ही इंटर्न आपके अगेंस्ट एक केस में केस हो? में खड़ा हो, इंटर्न तो वो बेसिकली फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा हो जाता है अच्छा। कि एक केस था वो मेरे ही अगेंस्ट, मेरा दोस्त ही रिप्रेजेंट करा उस तो केस फिर को। उसमें कैसे, कुछ ये नहीं भी होता, बहुत हम इंटरेस्टिंग। जब व्हेन वी आर इन साइड द कोर्ट तो हम एक दूसरे को नहीं जानते। बाहर हम दोस्त हैं, बाहर हम बैठते हैं, पार्टी करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर उस केसेस में क्या होता है, हम सेटलमेंट की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाते हैं कि यार तू एक काम कर, इस मैटर में अगर कहीं सेटलमेंट के चार्जेस हैं तो देख ले यार, अपनी पार्टी से तू बात कर ले, मैं अपनी से कर लेता हूँ। हम्म। अगर दोनों को मिलकर अगर कोई एमिकेबल एक सेटलमेंट होता है तो कर लेते, नहीं तो कोर्ट में तो केस चल रहा है, फिर उसी मेडिएशन में लगा के मैटर को सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करते हैं हम लोग। कोर्ट में केस प्रेजेंट करते टाइम क्या माइंड में बातें रखनी चाहिए? और जब आपने केस रिप्रेजेंट किया था तो क्या आपसे भी कुछ मिस्टेक्स हुई थी जिसे आप अवॉइड कर सकते थे? देखो कोर्ट में जब आप केस रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कुछ ऐसा गलत ना बोल जाए जो सामने वाले के लिए बेनिफिट हो जाए। तो इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखो कि जो बोलना है सिर्फ अपने फेवर में बोलना है और अपने ही फायदे की चीज बोलनी है। कुछ भी ऐसा नेगेटिव भी नहीं बोल देना जो सामने वाले के फेवर में जाए, और बहुत ज्यादा मत बोलो, लिमिट में बोलो। जो कि जितना ज्यादा एक्स्ट्रा बोल जाओगे ना आप, हम्म। वो आप उतने ही ज्यादा सामने वाले को पॉइंट दे दोगे। राइट, ठीक है। राइट, राइट। दूसरी चीज, अच्छा आपने बोला कि मेरे मेरे से क्या गलती हो गई थी जिसे आप अवॉइड कर सकते थे। जिसे हम अवॉइड कर सकता था मैं। हाँ जी। अब तो मुझे याद भी नहीं कि क्या मैं अवॉइड कर सकता कोई था, क्या ऐसा नहीं कर एक सकता था। पर्टिकुलर केस? हाँ। जब मैं फर्स्ट टाइम जब अपेयर हो रहा था, मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा फनी इंसिडेंसी टाइप का है कि मुझे पता नहीं था कि खड़ा किस साइड होना होता है। हम्म। कि अगर मैं एक्यूज की तरफ से हूँ तो मेरे को किस साइड से खड़ा होना है, यार अगर स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं किस साइड खड़ा होऊंगा। तो मैं उस समय कंफ्यूज हो गया था कि यार मेरे को लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, मेरे को मेरे भाई ने बताया था तो उस ये साइड खड़ा। होते ही बड़ी जेन्युइन चीज है ये। ये बच्चों के आज भी साथ बच्चे फेस करते हैं। प्रॉब्लम हो जाती है कि राइट साइड खड़े हुए कि लेफ्ट साइड खड़े हुए। तो अभी भी जब मैं कोर्ट में जाता हूँ तो मुझसे एक आधे जो जूनियर होते हैं छोटे, वो कहते हैं सर मैं ना इसमें ना रिस्पॉन्डेंट हूँ, तो मैं किस साइड खड़ा हूँ, मेरे को लेफ्ट साइड खड़ा होना है कि मेरे को राइट साइड खड़ा होता है। तो मैं उनको बताता हूँ इफ यू आर रिस्पॉन्डेंट तो आप राइट साइड खड़े हो जाओ। अगर आप स्टेट की तरफ से हो, या मतलब स्टेट है तो हमेशा राइट साइड में खड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। जज की राइट साइड से। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस प्रेजेंट कर रहे हो तो अगर आप एक्यूज हो तो आप राइट साइड में खड़े होगे, अपने राइट साइड में, और अच्छा। स्टेट वाले लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं। ओके। आपके राइट मतलब में जज आपके नहीं बोल रहा हूँ। तो ये अपने राइट और लेफ्ट अपने में से। राइट और लेफ्ट में, मैं तो ये इस मतलब कंसेप्ट से मेरा क्लियर था कि मेरे को मेरे राइट में खड़ा होना है अगर मैं एक्यूज की तरफ से हूँ तो ये हमेशा हमेशा से थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग था शुरुआती दिनों में। उसके बाद तो ये नॉर्मल हो जाता है, मतलब आपको ये क्वेश्चन भी नहीं माइंड में आएगा कि या कहाँ। थोड़ा वेट कर लो, पहले वो अपने आप सेटल हो जाए पार्टी, फिर फिर आप मैं पता दूसरी फिर ऑपोजिट। अच्छा हाँ, ये इस साइड ये खड़ा हो भी हो गया, सकता इसका है। मतलब ये जगह बची है मेरी होगी। ये भी बढ़िया चीज है, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए, एक लास्ट, मतलब लास्ट तो नहीं ऑफ कोर्स, बहुत एडवाइस, सारे सवाल है। हाँ। अच्छा बच्चों के लिए एक एडवाइस आप देना चाहेंगे, या कोई भी जो अभी लॉ करके निकले हैं निकला उसके लिए क्या उनके लिए? बोलना चाहता हाँ, हूँ। क्या देखो एडवाइस? मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि गिव अप मत करो, बहुत जल्दी गिव अप मत करो, क्योंकि बहुत सारे जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं वो देखते हैं यार पैसे नहीं आ रहे, हम 6 महीने हो गए हम धक्के खा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, और वो अपना प्रोफेशन क्विट कर देते हैं और फिर वो दूसरा प्रोफेशन देखने लग जाते हैं या जॉब देख लेते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप अगर सोचते हो कि नहीं मुझे लॉ करना है, मेरे को इसी में करियर बनाना है, तो थोड़ा सा टाइम दो आप। 6 महीने साल भर एक लिटिगेशन में एटलीस्ट कुछ भी नहीं होते हैं, आपको सिर्फ सीखना है। और उसके बाद धीरे 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 बिल्कुल चीजें शुरू हो जाती हैं, और बिल्कुल आप प्रोग्रेस करोगे और आप बहुत अच्छा अपना करियर आगे लेकर जाओगे। तो बिल्कुल भी आपको गिव अप नहीं करना है, ये मेरी सलाह है हर एक लॉ स्टूडेंट को जो लिटिगेशन के लिए जाना चाहता है, क्योंकि मैं लिटिगेशन में हूं तो मैं पर्टिकुलरली उसी के लिए बोल रहा हूँ। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। इवन आप हम्म। किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो स्ट्रगल तो देखो हर एक फील्ड में है, ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, स्ट्रगल हर एक जगह पर है। और अगर आप गिव अप कर दोगे तो फिर आप कैसे उस चीज को सक्सेस में कन्वर्ट करोगे। तो लगे रहो और पैशनेट होके लगे रहो, बिल्कुल डेफिनेटली सक्सेस कहीं नहीं जाएगी।
जी बिल्कुल। तो किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो लॉ का प्रोफेशन हो या कोई और प्रोफेशन हो, मेक श्योर आप हार्ड वर्किंग हो, आप उसको टाइम दे रहे हो। जब तक आप उस प्रोफेशन में टाइम नहीं देंगे, अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करेंगे पूरी तरीके से, तब तक आप उस प्रोफेशन में एक्सेल नहीं कर पाएंगे।